नमस्कार एंड वेलकम टू स्टडी आईक्यू माय डियर फ्रेंड्स। मैं हूं प्रशांत मावानी। आई होप यू ऑल आर इन गुड। आज 13 अगस्त 2020 है। दिन की शुरुआत करना चाहूंगा बेंजामिन फ्रैंकलिन के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कोट के साथ, वेल डन इज बेटर देन वेल सेड। मैं चाहता हूं कि आप इसके बारे में सोचें। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूं। आप ऑब्जर्व कीजिएगा कि एक लूजर और विनर दोनों के बीच में एक डिफरेंस और कॉमन चीज ये है। कॉमन चीज के बारे में बात करें तो दोनों के पास एक प्लान है, दोनों को कुछ चीज अचीव करनी है। लेट्स से कि किसी एक एग्जाम को क्रैक करना है। डिफरेंस ये है कि जो विनर है वो उस पर्टिकुलर प्लान को एग्जीक्यूट करेगा। जो भी चीजें रिक्वायर्ड है वो सारी चीजें वो विनर करेगा, लेकिन लूजर जो है वो या तो उस प्लान को कंप्लीटली कभी इंप्लीमेंट नहीं करेगा या फिर उस प्लान के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को इंप्लीमेंट नहीं करेगा, और यही डिफरेंस रह जाता है। तो वेल डन इज बेटर देन वेल सेड। सिर्फ प्लान होना इंपॉर्टेंट नहीं है, प्लान को एग्जीक्यूट करना जो है वो भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। स्टडी आईक्यू की टीम ने मिलकर स्मार्ट कोर्सेस डिजाइन किए हैं। इन स्मार्ट कोर्सेस के ऊपर चल रहा है इंडिपेंडेंस डे सेल। 5% एक्स्ट्रा डिस्काउंट 17 अगस्त तक आपको मिल रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए डाउनलोड करें हमारा मोबाइल एप्लीकेशन। लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं देन चेक आउट माय टेलीग्राम चैनल। यू कैन फॉलो मी ऑन फेसबुक। डियर फ्रेंड्स, आज हमारे टेबल के ऊपर हैं 5 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। सारे के सारे आर्टिकल्स द हिंदू न्यूज़पेपर में से हैं, और उसके बाद हम कुछ न्यूज़ आइटम्स के बारे में भी बात करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस वन, मेहम इन मिन्स्क। मिन्स्क एक सिटी का नाम है। ये बेलारूस नाम का जो देश है उसका कैपिटल है। आपकी स्क्रीन के ऊपर 2 तस्वीरें हैं। ये जो तस्वीर है इनका नाम है अलेक्जेंडर लुकाशेंको। अलेक्जेंडर लुकाशेंको जो हैं पिछले कुछ 25-26 साल से इस देश के प्रेसिडेंट रहे हैं, बेलारूस के। और इनको कई बार यूरोप का लास्ट डिक्टेटर भी कहा जाता है। यूरोप में आपको इस प्रकार के लीडर्स देखने को नहीं मिलते, लेकिन एक लंबे टाइम से एक देश के ऊपर अपनी पकड़ बनाए रखी है अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने। दूसरी जो तस्वीर है, ये महिला जो है इनका नाम है स्वेतलाना टिखानोस्काया। तो स्वेतलाना जो हैं वो भी काफ़ी चर्चा में हैं। तो बेसिकली आज हम इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर हुआ था एक इलेक्शन का रिजल्ट सामने आया, और इलेक्शन कमीशन ने ये अनाउंस किया कि अलेक्जेंडर जो हैं लुकाशेंको वो फिर से जीत गए हैं। और इसको लेकर वहाँ पर जो ऑपोजिशन लीडर्स हैं उन्होंने काफ़ी प्रोटेस्ट किया। उन्होंने बताया कि ये पूरा का पूरा जो इलेक्शन है वो रिग्ड था, यानी कि यहाँ पर बहुत सारी चीटिंग और करप्शन हुआ है। अब इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में आगे बात करें उससे पहले इस देश को देख लेते हैं। आपकी स्क्रीन के ऊपर जो मैप है ये है बेलारूस का मैप, राइट। ये रहा मिन्स्क और ये रहा यूरोप। यूरोप में आप देखिए यहाँ पर, राइट। तो ये यूरोप का मैप है और यूरोप में ये देश हैं बेलारूस। बेलारूस के इर्द गिर्द बहुत सारे देश हैं। नॉर्थ में अगर आप देखें तो आपको देखने को मिलेगा लैटविया, उसके बाद रशिया है, फिर यहाँ पर है यूक्रेन, साउथ में यूक्रेन है, वेस्ट में आपको पोलैंड देखने को मिलेगा, उसके बाद एक देश है लिथुआनिया। तो ये देशों से घिरा हुआ एक लैंड लॉक्ड कंट्री है। ये इंफॉर्मेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि कुछ सालों पहले की अगर सिविल सर्विसेज के प्रीलिम्स के पेपर्स को आप देखें तो एक क्वेश्चन पूछा गया था, इजराइल, लेबनान, ये सारे ऑप्शंस दिए गए थे, और उसमें से आपको पूछा गया था कि 2 ऑप्शंस और भी थे, और पूछा गया था कि इनमें से कौन सा देश ऐसा है जो लैंड लॉक्ड है। तो मुझे लगता है कि इसके ऊपर से भी आपको प्रश्न पूछा जा सकता है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी ग्लोबल खबर है। यूरोपियन यूनियन के लिए भी एक बहुत बड़ी खबर है कि बेलारूस में इस प्रकार के पॉलिटिकल इवेंट्स चल रहे हैं। तो ध्यान रखिए कि बेलारूस जो है वो एक लैंड लॉक्ड देश है। ओके, तो अब आपको पता चल गया है कि बेलारूस कहाँ पर है। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये जो महिला हैं स्वेतलाना के हस्बैंड जो हैं वो वहाँ के एक बहुत ही फेमस यूट्यूबर हैं। उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें बताई कि कैसे एक लंबे टाइम से ये अलेक्जेंडर जो हैं उन्होंने इस देश को अपने कंट्रोल में रखा है। एक डिक्टेटर के तौर पर ये इस देश को चलाते हैं। और फिर उनके जो हस्बैंड हैं सेर्गेई, तो सेर्गेई ने कंटेस्ट किया, इलेक्शन कंटेस्ट करने की कोशिश की, और फिर उनको डिटेन कर लिया और उनको कंटेस्ट करने से सरकार ने मना कर दिया। उसके बाद स्वेतलाना जो हैं वो रणभूमि में उतरती हैं, इलेक्शन फेस करती हैं, और फिर ये सारी चीज़ें होती हैं, रिग हो जाता है इलेक्शन, और
वहाँ पर प्रोटेस्ट होने लगे। कैपिटल सिटी जो है मिन्स्क, जनरली स्पीकिंग अगर आप देखें तो जो कैपिटल सिटीज़ हैं वहाँ पर जनरली स्पीकिंग लोग जो हैं वो पॉलिटिकली काफ़ी एक्टिव होते हैं। हमारे देश में देखिए दिल्ली हैं, फिर दूसरे देशों में अगर आप देखेंगे तो क्योंकि वहाँ पर एक पॉलिटिकल माहौल होता है, पॉलिटिशियंस आते जाते रहते हैं और काफ़ी सारी चीज़ें होती रहती है, तो जनरली पॉलिटिकल कैपिटल्स जो होते हैं, जो जिस भी देश का जो कोई कैपिटल है तो वहाँ पर आपको ज़्यादातर इस प्रकार के एक वहाँ के लोग जो हैं वो जनरली दूसरे विलेज या फिर कंट्री साइड से थोड़े पॉलिटिकली ज़्यादा एक्टिव देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर भी ऐसा हुआ। मिन्स्क नाम का जो शहर है वहाँ पर वायलेंट प्रोटेस्ट होने लगे और फिर सिक्योरिटी जो है उन्होंने, वहाँ की पुलिस ने काफ़ी एक हैवी हैंड यूज़ किया, रबर बुलेट्स चलाई, लाठी चार्ज किया, ये सारी चीज़ें की और कुछ 2000 जितने लोग जो हैं उनको डिटेन किया और बहुत सारे लोग जो हैं वो इंजर्ड भी हुए हैं। ये सारी चीज़ें चल रही थी और स्वेतलाना जो हैं वो नज़दीक का जो देश है, नेबरिंग कंट्री लिथुआनिया, जो हमने अभी लोकेट किया, ये है लिथुआनिया, तो वो वहाँ पर चले गए और वहाँ पर जाने के बाद उनका स्टेटमेंट ये आ रहा है कि उन्होंने गलती की कि वो इन सारी चीज़ों को छोड़कर चले गए, लेकिन पता नहीं अब उनकी जान को खतरा था क्या था कि वो वहाँ पर चले गए। बट दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट। द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज़ कि आज भी यूरोप का एक ऐसा देश है जहाँ पर इलेक्शंस जो हैं वो फ्री एंड फेयर नहीं हो रहे हैं। इन देशों को जब हमारे देश के साथ कंपेयर करें तो लगता है कि हमारे देश में, आप देखिए, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है हमारा देश, और जब जनरल इलेक्शन होता है, दुनिया का सबसे बड़ा जनरल इलेक्शन हमारे देश में होता है, और इलेक्शंस तो हमारे देश में होते रहते हैं, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है इसने काफ़ी अच्छी तरीके से इलेक्शन को संभाला है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, काफ़ी पावर्स हैं, लेकिन बहुत सारे देश जो हैं वो भारत से व्हेन इट कम्स टू इलेक्शन बहुत सारी चीज़ें, चुनाव के बारे में हमसे बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। इसके ऊपर और ज़्यादा बातें हो सकती हैं, जैसे कि ईवीएम्स का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, फिर जो इंक है, कि आपको पता है जो इंक हमारे फिंगर के ऊपर लगाई जाती है, तो ये इंक भी ऑर्गेनिक है, राइट, इससे कोई आपको हार्म नहीं होता है। और बहुत सारे देशों में, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, कुछ 20 से भी ज़्यादा देशों में हम इस इंक को एक्सपोर्ट भी करते हैं। एनीवे, तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे इनोवेशंस हमारे चुनाव आयोग ने किए हैं, एक काफ़ी अच्छी तरीके से एग्जीक्यूट करता है इलेक्शन कमीशन या फिर चुनाव आयोग चुनावों को काफ़ी अच्छी तरीके से एक लंबे टाइम से एग्जीक्यूट करता आया है। तो बहुत सारी फोरम्स, मीटिंग्स भी होती रहती हैं जहां पर हमारे एक्सपर्ट्स जो हैं वो दुनिया के दूसरे देशों को ट्रेन करते हैं और हमारा जो एक्सपीरियंस है वो हम शेयर करते हैं। इसके साथ साथ दूसरे देशों का एक्सपीरियंस भी हम यहाँ पर इम्प्लीमेंट करते हैं। अब बात करें जियो पॉलिटिक्स के बारे में, तो रशिया के साथ अपनी बॉर्डर शेयर करता है ये देश, और देखिए वेस्टर्न वर्ल्ड जो हैं, यहाँ से अगर आप देखें तो जर्मनी और ये सारे देश की शुरुआत हो जाती है। तो बेलारूस एक बहुत ही इम्पोर्टेंट देश है रशिया के लिए। कल्चरली भी इनकी एक बहुत अच्छी लिंक है रशिया के साथ, और एक लैंडलॉक्ड देश है। तो एक बेलारूस के जो अलेक्जेंडर हैं वो चाहते थे कि ये जो एक तीखापन बना है वॉशिंगटन या फिर यूएसए और रशिया के बीच में, और बहुत सारे ये जो देश हैं वेस्टर्न वर्ल्ड के देश, यूके, जर्मनी, फ्रांस एक्सेट्रा, तो इन सारे देशों को एक वेस्टर्न वर्ल्ड की एक टीम है, फिर दूसरी तरफ आपको रशिया देखने को मिलता है। तो इनके इस प्रकार के इश्यू में दोनों में से फ़ायदा उठाने की कोशिश भी अलेक्जेंडर ने की, जो मैं मानता हूँ कि एक उनके देश के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एक अच्छा डिसीजन था, लेकिन उनका जो काम करने का तरीका था तो वहाँ के लोगों को पसंद नहीं आता है। एक लंबे टाइम से डिक्टेटरशिप में यही होता है कि जो लीडर हैं वो अपनी कुर्सी छोड़ना नहीं चाहते, और फिर नए लोग आते हैं, नई जनरेशन जो है वो दुनिया से सीखती है और पता चलता है कि हमें तो डेमोक्रेसी चाहिए। तो इस प्रकार की चीज़ें दुनिया के अलग अलग देशों में, अफ्रीका के भी बहुत सारे देशों में हमें देखने को मिलती हैं। फिर बेलारूस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जो गैस पाइपलाइन है रशिया से, जो यूरोप के देशों में जो गैस पाइपलाइन जाती है वो यहाँ से होकर निकलती हैं, तो रशिया भी, ये जो सिचुएशन हो रही है तो रशिया भी इसके साथ एक अच्छे रिलेशनशिप को डेवलप करने की कोशिश कर रहा है। तो ये था ओवरऑल बेलारूस का करंट पॉलिटिकल सिनारियो। अब दूसरे आर्टिकल की तरफ आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़े उससे पहले डियर फ्रेंड्स, इस लेक्चर को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आया देन हिट द लाइक बटन, और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप 3 और स्टूडेंट्स को स्टडी IQ के बारे में ज़रूर बताइए। आज पूरी दुनिया एक चीज़ की राह देख रही है, एंड दैट इज़ कोविड-19 वैक्सीन। अभी 1-2 दिन पहले की एक बहुत बड़ी खबर ये थी कि रशिया ने अनाउंस किया है कि रशिया ने एक मेडिसिन या फिर एक वैक्सीन
इसकी बना ली हैं। अब व्लादिमीर पुतिन साहब ने तो ये बताया कि पहला जो शॉट था वो उन्होंने अपनी बेटी को ही, मीन्स रशिया ने जो अपनी दवाई बनाई है, तो पहला जैब जो कहते हैं या फिर पहला जो इंजेक्शन है वो उनकी बेटी को ही दिया गया है। तो पूरी दुनिया इसकी एक राह देख रही है और अब प्रश्न ये है कि कब ये दवाई हमारे देश में अवेलेबल होगी। दुनिया के सभी देश के लोग जो हैं वो यही देख रहे हैं कि कब हमारे मेडिकल स्टोर्स में भी कोविड-19 की वैक्सीन अवेलेबल होगी। भारत की बात करें तो भारत के 2 कैंडिडेट्स हैं। कुछ दिनों पहले मैंने आपको इसके बारे में प्रश्न भी पूछा था और आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इसका आंसर भी दिया था। तो आपको पता है कि एक है भारत बायोटेक, इसके फेज़ 2 और 3 ट्रायल्स जो हैं वो फ़िलहाल पेंडिंग हैं, चीज़ें जो हैं इसके ऊपर चल रही हैं। फिर दूसरा जो है ये है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, एसआईआई का जो एसआईआई जो है, पुणे बेस्ड एसआईआई जो है, ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का जो एस्ट्राजेनेका वैक्सीन जो है इसको ट्राई कर रही हैं। इसमें चिंपांजी के जो एडिनो वायरस टाइप 5 जो हैं वो लिए जाते हैं और फिर इंजेक्ट किए जाते हैं। इसका कोई हार्म हमारे ह्यूमन बॉडी के ऊपर नहीं होता है। ये वाला आर्टिकल जो है वो सिर्फ इन सारी चीज़ों के साथ घिरा हुआ नहीं है या फिर इन्हीं चीज़ों के बारे में बात यहाँ पर नहीं हो रही है। ये आर्टिकल इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि दवाई मिल गई, मान लीजिए कि दवाई मिल गई, तो उसके बाद क्या? और जब तक दवाई नहीं मिल रही है तो एक तरफ टेस्टिंग और ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन जो हम कहते हैं प्लान 2.0, प्लान 1.0 में हम कह सकते हैं ज़्यादा लोगों को टेस्ट करना, क्वारंटीन करना, ट्रेस करना, ये सारी चीज़ें हैं। प्लान 2.0 में ये हमें करना चाहिए कि जब दवाई मिल गई तो उसको हम लोगों तक कैसे पहुंचाएंगे। ये जो पॉइंट है आज तक मुझे किसी भी आर्टिकल में पढ़ने को नहीं मिला है, तो ये आर्टिकल काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अब बहुत सारी हमारे देश में, मीन्स खास करके ये दोनों कंपनीज की बात करें, एसआईआई और भारत बायोटेक, तो इनके जो ओनर्स हैं इन्होंने बहुत सारे पैसे इसमें इन्वेस्ट किए हैं। अब प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, इनको नहीं पता है। गवर्नमेंट ने ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट उनके साथ नहीं रखा है, लेकिन ये दोनों कंपनीज ने जिस प्रकार से पैसे इन्वेस्ट किए हैं तो ऐसा लग रहा है कि उन्होंने लोगों के हित के बारे में पहले सोचा है, प्रॉफिट के बारे में बाद में। तो दैट्स ए गुड साइन, ये एक बहुत ही अच्छी बात है। अब एक दूसरी चीज़ ये भी है कि बहुत सारे जो पैसे वाले देश हैं, वेल्थी नेशंस, वो इस प्रकार के देश या फिर मैन्युफैक्चरर्स के साथ एक प्रकार की बायलैटरल फाइनेंशियल एग्रीमेंट्स कर रहे हैं। तो हमें यह भी ध्यान में रखना है कि ऐसा ना हो कि जो पैसे वाले देश हैं वो वेल्थी नेशंस जो हैं ये दवाई जो हैं या फिर वैक्सीनेशन जो है इसको हाईजैक कर लें। यानी कि आपने पहले से ही ऑर्डर दे दिया है कि जब भी आपको दवाई मिले हम आपसे करोड़ों रुपए की दवाई खरीद लेंगे, तो जो गरीब देश है उनका क्या होगा। तो ऐसा ना हो, इसको ध्यान में रखते हुए गावी यानी कि द ग्लोबल वैक्सीन अलायंस क्रिएट किया गया है। इसने एक कोवैक्स क्रिएट किया है और कोवैक्स में क्या होगा कि मान लीजिए भारत है तो भारत की 20% पॉपुलेशन के लिए दवाई पहले पहुंचाई जाएगी। बाकी की जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर नॉर्मल चीज़ें हैं कि वैक्सीन अवेलेबल की जाएगी एंड थिंग्स लाइक दैट। कोवैक्स का दूसरा एक लक्ष्य ये भी है कि $3 से कम डोज की प्राइस रखी जाएगी। तो इसको लेकर भी फंडिंग और ये सारी चीज़ों के ऊपर कोवैक्स जो है वो काम कर रहा है। ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है। अब सप्लाई की चीज़ें सारी हो गई कि दवाई बन जाएगी, ये कंपनीज बनाएगी। अब डिलीवरी की बात करें तो हमारे देश में यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम चल रहा है एक लंबे टाइम से। पोलियो की बात करें तो काफ़ी सक्सेसफुली हमने सारे जो नवजात शिशु हैं उनको कवर किया है पोलियो के इस प्रोग्राम से, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। तो इसमें बच्चों को, प्रेग्नेंट महिलाओं को जो टीका दिया जाता है, तो यही ऐसा ही एक मॉडल जो है हम हमारे देश में क्रिएट कर सकते हैं। आपके लिए एक प्रश्न भी है, आपने मिशन इंद्रधनुष का नाम सुना होगा। बताइए, मिशन इंद्रधनुष में 7 जो अलग अलग डिजीजेस हैं उसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक जैब दिया जाता है या फिर वैक्सीन दी जाती है, ड्रॉप्स दिया जाता है, इंजेक्शन दिया जाता है। तो ये 7 डिजीजेस जो हैं उनके नाम क्या है? कमेंट सेक्शन में आपको इसका आंसर जो है वो प्रोवाइड करना है। ओके, तो ये था आपका एक प्रश्न। The COVID-19 वैक्सीन इज़ फॉर ऑल एज ग्रुप्स। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जो है वो बच्चे और प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए है, लेकिन हाँ यहाँ पर बच्चे भी हैं। आपको ये जो COVID-19 की वैक्सीन आपको बच्चों को देनी है, बुज़ुर्गों को देनी है, प्रेग्नेंट महिलाओं को देनी है, आम जनता को प्रोवाइड करनी है। तो इसके लिए आपको चाहिए एक प्रॉपर प्लानिंग, और यही जो प्रॉपर प्लानिंग के सजेशंस इस पर्टिकुलर आर्टिकल में है ये सबसे इंटरेस्टिंग है। इसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताई है कि सबसे पहले तो हम एक ब्लूप्रिंट तैयार करें, एक प्लान तैयार करें। प्लान तैयार करने में कोई ऐसा खास खर्च नहीं, ऐसा नहीं है कि करोड़ों रुपए चले जाएंगे प्लान तैयार करने में। नो, बेस्ट लोग, जो एक्सपीरियंस्ड लोग हैं, ग्रास रूट लेवल के लोग जो हैं, उनको आप बुलाइए, एक कमेटी बनाइए, उनको डिस्कस करने का मौका दीजिए फ्रीली। और मैं तो कहूँगा कि ऐसी 2-3 कमेटीज़ बनाइए।
राइट, जिसमें जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं जिन्होंने जो गए थे लेट्स से पोलियो का मीन्स अपने बच्चों को लेकर जो भी महिलाएं गई थी या फिर फैमिली मेम्बर्स गए थे, तो उनमें से भी कुछ लोगों को बुलाइए, उनको भी उनका जो एक व्यू पॉइंट है उनसे पता चलेगा कि कैसे कोई अगर उनको दिक्कत हुई थी, गुड एक्सपीरियंस, बैड एक्सपीरियंस, तो ये भी ऐड ऑन किया जा सकता है। तो इस प्रकार से एक अच्छी टीम जो है, एक स्टेक होल्डर की टीम बनाई जा सकती है और वो फिर ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे, विचार विमर्श करेंगे और फिर कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट्स, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर हम तय कर सकते हैं। फिर वैक्सीन अगर 20% पॉपुलेशन जो गावी में है कि कोवैक्स में कि 20% पॉपुलेशन जो हैं हमारे देश की, उनके लिए पहले वैक्सीन प्रोवाइड की जाएगी। जब भी वैक्सीन बन जाती है, जब भी दवाई बन जाती है तब, तो उस टाइम पर हमें एक प्रायोरिटी लिस्ट भी तैयार करना होगा। सबसे ज़्यादा वल्नरेबल जो सीनियर सिटीजन्स हैं, इसके साथ जिनको दूसरी बीमारियां हैं, फिर फ्रंट लाइन वर्कर्स जिसमें पुलिस आ गए, एम्बुलेंस में काम करने वाले लोग, या फिर ओवरऑल मेडिकल स्टाफ। तो इस प्रकार के लोगों को आपको सबसे पहले ये डोज प्रोवाइड करना पड़ेगा। फिर स्कूल जाते हुए बच्चों को भी आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा ताकि जल्द से जल्द स्कूल्स जो हैं उनको बैक टू नॉर्मल हम स्टार्ट कर सकें, राइट। और ये वैक्सीन जो है वो उन लोगों को देने की आवश्यकता नहीं है जिनको ऑलरेडी कोरोना वायरस है। देखिए, वैक्सीन और मेडिसिन में डिफरेंस ये है, वैक्सीन आपको चीज़ों से बचाता है, मेडिसिन जो है आपको कोई इन्फेक्शन हो गया उसके बाद आपको चाहिए। तो जिनको कोरोना वायरस हो चुका है या फिर जो कोविड-19 से गुजर रहे हैं, तो उनको इसकी आवश्यकता नहीं होगी। फिर क्या हमें उनको इस डोज को या फिर जैब देने की आवश्यकता है जिनको कोरोना वायरस हो चुका है, अब ये ठीक हो चुके हैं, क्या हमें उनको देना चाहिए, नहीं देना चाहिए? अगर देना चाहिए तो उनका लिस्ट भी हमें बनाना होगा, इज़न्ट इट? तो ये सारी चीज़ें आज से ही हम कर सकते हैं। स्टेट गवर्नमेंट जो है लोकेशन वाइज डेटा कलेक्ट करने की शुरुआत कर सकता है। एरिया वाइज एस्टिमेशन निकाला जा सकता है कि एक एरिया में कितने लोग हैं, लेट्स से 5,000 लोग, 10,000 लोग, तो इनका पूरा एक हमें लिस्ट जो है वो बनाना चाहिए। ऑल दोज हु मस्ट rebuild essential activities, that is economic, educational, trade, transport, socio-culture, religious must be protected। ये सारे लोग जो ट्रांसपोर्टेशन, एजुकेशन, सोशियो कल्चर, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन एक्सेट्रा, जो भी एक्टिविटीज़ हम स्टार्ट करना चाहते हैं जो एसेंशियल एक्टिविटीज़ हैं, तो इनके लोगों को भी, इनका भी आपको एक लिस्ट बनाना पड़ेगा और उनको भी आप प्रायोरिटी लिस्ट या फिर सेकंड प्रायोरिटी में या फिर थर्ड प्रायोरिटी में डाल सकते हैं। लेकिन ये सारा डेटा कलेक्शन जो है वो आज से ही हो जाना चाहिए। फिर वैक्सीनेशन कैंप, जिस प्रकार से हम पोलियो के कैंप्स लगाते हैं तो ऐसे ही वैक्सीनेशन कैंप्स लगाए जा सकते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में भारत एक काफ़ी अच्छी पोजीशन के ऊपर है, हमारे बहुत सारे लोग वहाँ पर काम कर रहे हैं, तो हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। ये प्लान बनाने से एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। और फिर अपॉइंटमेंट के माध्यम से, मान लीजिए कि आपके एरिया में 5,000 लोगों को ये वैक्सीन प्रोवाइड करनी है, तो जब भी ये वैक्सीन हमारे पास आ जाए तो उससे पहले जब ये आने वाली होती है उस टाइम पर हम ये पूरा लिस्ट तैयार कर सकते हैं और मोबाइल नंबर्स हैं, ईमेल्स हैं एक्सेट्रा, तो लोगों को अपॉइंटमेंट दे सकते हैं। रजिस्ट्रेशन लोगों का किया जा सकता है, एलिजिबल लोगों का, और अपॉइंटमेंट दी जा सकती है ताकि ऐसी सिचुएशन ना हो कि लोग जो हैं एक लंबी कतार में खड़े रहें, सोशल डिस्टेंसिंग और ये सारी चीज़ें उस टाइम पर ना हो पाएँ। तो प्री प्लानिंग करने से बहुत ही ईजीली हम लोगों तक इस वैक्सीनेशन को पहुंचा पाएंगे, क्योंकि सिर्फ दवाई आपके पास आ गई उसका कोई मतलब नहीं है, उसकी डिलीवरी जो है, लास्ट माइल डिलीवरी भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। एक और चीज़ यहाँ पर बताई है जो काफ़ी इन डेप्थ, ये जो आर्टिकल लिखने वाले लोग हैं एक्सपीरियंस्ड हैं, तो उनकी जो डेप्थ है वो हमें इसमें नज़र आ रही है कि इंजेक्शन देने के बाद पहली जो हाफ एन आवर है, 30 मिनट्स तक, क्या इसकी कोई साइड इफ़ेक्ट हो रही है? अगर हो रही है तो उसके लिए भी फैसिलिटी होनी चाहिए। फिर सेकंड डोज, फर्स्ट डोज देने के बाद अगर कोई साइड इफ़ेक्ट हो रही है, नहीं हो रही है, जो भी है, तो इसका भी मॉनिटरिंग किया जा सकता है फ़ोन कॉल के माध्यम से, क्वेश्चनेयर के माध्यम से, बहुत सारे ऐसे तरीके हैं। तो फॉलो अप लिया जाए बेसिकली, और उसके बाद जो भी रिजल्ट है, अगर साइड इफ़ेक्ट नहीं है तो दैट्स अ गुड थिंग, साइड इफ़ेक्ट है तो उसका क्योर क्या है। तो ये पूरा प्लानिंग जो है, सिर्फ वैक्सीनेशन दे देने से अंत नहीं आ जाएगा, उसके बाद अगर कोई साइड इफ़ेक्ट है तो उसके बारे में भी सोचना। तो एक बहुत ही थरो प्लान जो है वो आज से ही हम कर सकते हैं। दिस इज़ द राइट टाइम, और इस समय का सदुपयोग जो है सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट्स को करना ही चाहिए। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट आइटम, शटिंग द डोर ऑन ह्यूआई या फिर हुआ, ये प्रोनाउंसिएशन इसका काफ़ी डिफ़िकल्ट है। एनीवे, एज वी ऑल नो कि स्टार्टिंग में यूके ने
इस कंपनी को एक कॉन्ट्रैक्ट दिया था, इस कंपनी से सारी चीज़ें मंगवा रहा था यूके। और उस टाइम पर यूके में भी बहुत सारे लोग बता रहे थे कि देखिए यूएसए इसके खिलाफ जा रहा है और यूएसए ने काफ़ी सारे इस पर्टिकुलर कंपनी के ऊपर प्रश्न उठाए हैं, तो क्या हमें इसमें आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन बोरिस जॉनसन सरकार ने यही तय किया कि हम इसमें आगे बढ़ते हैं। लेकिन फाइनली अब यूके ने ये डिसीजन लिया है कि ये चाइनीज़ ये जो हुआवे कंपनी है इनके प्रोडक्ट्स को बैन करेगी। तो नया जो लॉ है वो ये है कि सारे मोबाइल ऑपरेटर्स, यूके के सारे मोबाइल ऑपरेटर्स इस साल के अंत यानी कि 2020 के बाद ये जो हुआवे कंपनी है उनसे 5G इक्विपमेंट नहीं खरीद पाएंगे। और 2027 तक जो भी 5G किट हैं हुआवे की, तो ये सारी किट्स को उनको रिप्लेस कर देना है, तब तक ये सारी चीज़ों को रिमूव कर देना है। यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट यानी कि यूएसए के फॉरेन मिनिस्टर माइक पोम्पेओ ने यूके की प्रशंसा की है कि आपने ये काफ़ी एक अच्छा डिसीजन लिया है। चाइना इससे काफ़ी नाराज़ हुआ है, चाइना ने इसका काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग विरोध किया और चाइना तो यहाँ तक धमकी दे दी है कि इसका नुकसान भी आपको उठाना पड़ेगा। अब यूके ने ये जो डिसीजन लिया है, ये डिसीजन यूएसए और यूके के रिलेशन एक बहुत ही स्पेशल रिलेशनशिप है। दोनों एक दूसरे को कहते हैं ब्रदर्स अक्रॉस अटलांटिक, के एक तरफ एक अटलांटिक के एक तरफ हैं, अटलांटिक के ईस्टर्न साइड हैं यूके और वेस्टर्न साइड हैं यूएसए। और उनकी हिस्ट्री भी आप जानते हैं कि यूके ने वहाँ पर राज किया था एंड थिंग्स लाइक दैट। तो एक दूसरे को ब्रदर्स अक्रॉस अटलांटिक इस प्रकार के फ्रेजेस जो हैं इसका इस्तेमाल किया जाता है। और यूएसए का सबसे पुराना दोस्त अगर कोई है तो दैट इज़ यूके एंड तो अब उनका जो भी एक स्पेशल रिलेशनशिप है और मॉडर्न रिलेशनशिप जो है ये सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस, इसके अलावा ब्रेग्जिट के बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेड डील्स भी करनी है यूएसए के साथ। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए यूके ने ये डिसीजन लिया कि इट इज़ बेटर कि इस पर्टिकुलर कंपनी के साथ रिलेशनशिप इंप्रूव ना करें और यूएसए के साथ रिलेशनशिप जो है उसको और ज़्यादा इंप्रूव किया जाए। यूके का ये जो डिसीजन है ये यूएसए के लिए एक बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत है और इसकी इम्पैक्ट, यूके के इस डिसीजन की इम्पैक्ट जो है वो यूरोप के दूसरे देशों में भी हमें नज़र आ रही है। फ्रांस भी खुले तौर पर फ्रांस इसके बारे में बात नहीं कर रहा है, लेकिन फ्रांस भी हुआवे कंपनी के प्रोडक्ट्स को नहीं खरीदेगा। जर्मनी का भी कुछ ऐसा डिसीजन है। और जब जर्मनी और फ्रांस जो पिलर कंट्रीज़ हैं यूरोपियन यूनियन के, अगर ये ऐसा डिसीजन लेंगे तो दूसरे भी यूरोपियन यूनियन के देश ऐसा ही डिसीजन लेंगे। तो चाइना के ऊपर इस प्रकार से प्रेशर जो है वो काफ़ी बढ़ता जा रहा है। भारत की बात करें तो भारत ने पहले ये तय किया था कि इस कंपनी को ट्रायल के लिए दिया जाएगा, फिर हुआ लॉकडाउन और ये पेंडेमिक का फेज़ शुरू हुआ और उसके बाद हुआ नया चैप्टर एलएसी में जो घुसपैठ की है चाइना ने। तो अब तो भारत ने भी तय कर लिया है कि हम इनके 5G ट्रायल्स को पार्टिसिपेट नहीं करने देंगे। दूसरी तरफ मुकेश अंबानी का जो जियो है, तो जियो ने 5G टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है, तो अब भारत अपनी ही टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेगा। तो ओवरऑल अगर देखें तो चाइना की ये जो कंपनी है उसके ऊपर चाइना ने एक लंबे टाइम से अपना ट्रेड, अपना टेक्नोलॉजी, जो व्यापार की क्षमता है, अपने जो पैसे हैं, अपनी टेक्नोलॉजी जो है, इसका उपयोग एक हथियार के तौर पर किया है। लेकिन अब लग रहा है कि उनके जो कहते हैं कि जो उनकी जो टेक्टिक थी अब उनके ऊपर ही हावी पड़ रही है। फिर बात करें फॉरेन पॉलिसी के साथ जुड़ा हुआ एक आर्टिकल है। 74th इंडिपेंडेंस डे की जो हमारी थीम है वो होगी सेल्फ रिलायंस यानी कि आत्मनिर्भरता। भारत हमारा देश जो है लंबे टाइम से, जब से हम आज़ाद हुए हैं, हम आत्मनिर्भर तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन हम इंडिपेंडेंट ज़रूर रहे हैं, राइट। हम किसी भी देश, देखिए किसी भी देश, चाहे यूएसए हो, रशिया हो, चाइना हो, यूके हो, ऑस्ट्रेलिया हो, जो भी कोई डेवलप्ड कंट्री है, जो भी एक कोई पावरफुल कंट्री है, वो कोशिश तो करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा देशों को वो इन्फ्लुएंस करें, कि ज़्यादा से ज़्यादा देश उनकी माने। लेकिन भारत ने अपनी एक जो हम कहते हैं स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी यानी कि एक सामरिक स्वतंत्रता जो है वो हमेशा मेंटेन की है। कुछ टाइम के ऊपर आपको थोड़ी अप डाउन्स देखने को मिलती हैं जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो हम काफ़ी एक स्वतंत्र देश रहे हैं जब हम फॉरेन पॉलिसी की बात करें। उसका एक प्राइम एग्जांपल है कि हमारे रिलेशनशिप सऊदीया के साथ भी अच्छे हैं, पैलेस्टाइन के साथ भी अच्छे हैं, इजराइल के साथ भी अच्छे हैं, हमारे रिलेशनशिप रशिया के साथ भी अच्छे हैं और यूएसए के साथ भी अच्छे रिलेशनशिप एक टाइम पर हम मेंटेन करते आए हैं। अब जिस प्रकार से ये पेंडेमिक हुआ तब हमें पता चला कि सप्लाई चेन जो है वो अलग अलग देशों से जब हम डिपेंडेंट होते हैं तो काफ़ी इश्यूज हमें फेस करने पड़ते हैं और दुनिया को भी ये रियलाइज़ हुआ है। तो बहुत सारी चीज़ें हम यहाँ पर ही पैदा करना चाहते हैं। अब बात करें
ग्लोबल लेवल की, तो 3 फेजेस हमें देखने को मिले बाइपोलर, यानी कि दुनिया में 2 ताकतें थी 1947 से 1991 तक, यूएसए और यूएसएसआर। फिर यूएसए का दबदबा था, और अब मल्टीपोलर हैं, रशिया भी पावरफुल हैं, जापान भी पावरफुल हैं, इंडिया भी पावरफुल हैं, यूएसए हैं, चाइना हैं, बहुत सारे यूके एक्सेट्रा, यूरोपियन यूनियन, तो ये बहुत सारे अलग अलग जगहों पर, ऑस्ट्रेलिया हैं। तो अब मल्टीपोलर वर्ल्ड हो चुका है, और भारत को चाहिए फ्लेक्सिबिलिटी, एंड दैट इज़ आज के ज़माने में फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, और भारत ने एक लंबे टाइम से फ्लेक्सिबिलिटी को प्रैक्टिस किया है। 1962 में जब चाइना के साथ हमारा युद्ध हुआ, तो उस टाइम पर यूएसए की हमने मदद मांगी, यूएसए को बताया हमने कि आप चाइना इस प्रकार से हमारे ऊपर ये युद्ध कर रहा है एंड थिंग्स लाइक दैट, तो यूएसए ने हमारी मदद की, हमारा साइड लिया यूएसए ने। 1971 में जब पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ, जब बांग्लादेश का जन्म हुआ, तब यूएसए और चाइना हमारे खिलाफ थे, लेकिन उस टाइम पर हमने सोवियत यूनियन के साथ एक समझौता किया, ट्रीटी ऑफ पीस, फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन, और सोवियत यूनियन ने हमारी मदद की। कारगिल के युद्ध के टाइम पर यूएसए ने हमारी मदद की, या फिर मदद की का मतलब यह है कि उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर किया। तो ये सारे अलग अलग एग्जांपल्स में हमने कई बार ऐसी सिचुएशन आई है कि हमने ग्लोबल पावर के साथ कुछ डिस्कशन किए, एग्रीमेंट्स किए, लेकिन हमने कभी भी हमारी ऑटोनॉमी जो है, हमारी स्वतंत्रता को कभी भी हमने लूज़ नहीं किया है। और चाइना और यूएसए के बीच में जो कोल्ड वॉर चल रहा है, एक नया कोल्ड वॉर है, तो यहाँ पर हम यूएसए के साइड में ही हैं, चाइना के साथ डेफिनेटली नहीं है, क्योंकि एलओसी के ऊपर जो हुआ है, इसको लेकर अब चाइना के साथ हम रिलेशनशिप इतने ज़्यादा नहीं रखने वाले हैं, या फिर इस वार्मथ वाले रिलेशनशिप नहीं होंगे। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि हम यूएसए जो भी मीन्स, बहुत सारे लोग ऐसा कर रहे हैं कि धीरे धीरे यूएसए के हम गुलाम बन जाएंगे, बट दैट्स नॉट राइट। भारत ने ऑलरेडी डाइवर्सिफिकेशन की शुरुआत कर दी है। हमने यूएसए, फिर जो मिडिल कंट्रीज़ हैं, जैसे मिडिल पावर्स, जैसे कि एशिया के बहुत सारे देश हैं, आसियान देश हैं, ऑस्ट्रेलिया एक्सेट्रा, तो उनके साथ भी रिलेशनशिप जो है वो हम इम्प्रूव करते जा रहे हैं। तो हमारा जो स्ट्रेटेजिक पार्टनर का जो एक लिस्ट है वो काफ़ी एक्सपांड होता जा रहा है, जिसमें यूएसए और जैसे देश इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसके अलावा दूसरे देशों के साथ भी हम काफ़ी अच्छे टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ रिलेशनशिप को डेवलप कर रहे हैं। ये लास्ट वाला एक आर्टिकल है, हाउ द टाइगर कैन रिगेन इट्स स्ट्राइप्स। इंटरनेशनल टाइगर डे जो है वो 29 जुलाई को सेलिब्रेट किया गया, और उस टाइम पर ये आंकड़ा सामने आया कि 1970 में हमारे देश में 2000 जितने टाइगर्स थे, आज हमारे देश में 3000 के आसपास टाइगर्स हैं। लेकिन 50 सालों में अब देखिए 1% से भी कम ग्रोथ से टाइगर, मीन्स 1% से भी कम रेट से टाइगर का ग्रोथ हमारे देश में हुआ है। राइटर कहते हैं कि हमारे देश की कैपेसिटी, हम 10,000 से 15,000 जितने टाइगर्स हमारे जंगल्स में रख सकते हैं, इतनी हमारी कैपेसिटी है, लेकिन हमारे पास ऐसा कोई ठोस प्लान नहीं है। एक कर्नाटका में मेलिनाड नाम की जगह है, जहाँ पर 25,000 स्क्वायर किलोमीटर का ये एक बहुत बड़ा जंगल है, और वहाँ पर कुछ 1970s में 70 टाइगर्स थे, लेकिन आज यहाँ पर 400 जितने टाइगर्स, 400 जितने टाइगर्स हैं, और यहाँ पर 1300 जितने टाइगर्स हो सकते हैं। लेकिन क्योंकि थोड़े टाइगर्स हमारे यहाँ पर बढ़ गए, तो फिर धीरे धीरे टाइगर के कंजर्वेशन और इन सारी चीज़ों के बारे में फोकस जो है वो थोड़ा हट गया है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। 2 लीगल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में यहाँ पर बात की है, एक है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 और फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट ऑफ 1980। इसने प्रोजेक्ट टाइगर को फिर से री इन्फोर्स किया, और इंदिरा गांधी जी की लीडरशिप में उस टाइम पर जो फॉरेस्टर्स थे, जो कंजर्वेशनिस्ट थे, तो उन्होंने काफ़ी मेहनत की, और उसके बाद हम टाइगर की पॉपुलेशन को धीरे धीरे बढ़ा पाए। 2000 तक पहुंचते पहुंचते चीज़ें जो है वो काफ़ी चेंज हो गई, और मीन्स अब धीरे धीरे टाइगर इतना हॉट टॉपिक नहीं रहा। लेकिन फिर सरिस्का रिजर्व में जब 2005 में पता चला कि वहाँ पर टाइगर एक्सटिंक्ट हो गया है, तो उसके बाद मनमोहन सिंह साहब ने टाइगर टास्क फोर्स क्रिएट की, TTF, और फिर बहुत सारे पैसे इंजेक्ट किए गए। लेकिन प्रॉब्लम यह हुआ कि जो बड़े बड़े रिजर्व्स थे, फेमस रिजर्व्स थे, वहाँ पर पैसा इंजेक्ट किए जा रहे थे, लेकिन वे सारे जंगल्स जहाँ पर टाइगर की पॉपुलेशन को और ज़्यादा इंक्रीज़ किया जा सकता था, वहाँ पर फोकस जो है वो चला गया, और फिर सारी चीज़ें ब्यूरोक्रेटिक रेड टेपिज्म जो हम कहते हैं, लाल फिताशाही, इसमें फंस चुकी हैं। और टाइगर का जो ग्रोथ मीन्स जो ये सेलिब्रेशन था, तो उस सेलिब्रेशन में किसी ने ये बताया कि भारत को 3,500 से ज़्यादा टाइगर्स के बारे में सोचना नहीं चाहिए, लेकिन अगर हमारी कैपेसिटी 10 से 15,000 टाइगर हम रख सकते हैं तो क्यों नहीं, राइट। हमें बेंचमार्क को इंक्रीज़ करते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहिए। जिस प्रकार से हमारा देश दूसरे लेवल पर बढ़ रहा है, इकोनॉमिकली, नॉलेज वाइज, एनवायरनमेंट कंजर्वेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अवेयरनेस बढ़ रही है, तो टाइगर की पॉपुलेशन भी बढ़नी चाहिए। वही हमारा एक लक्ष्य होना। सिर्फ टाइगर के बारे में यहाँ पर बात नहीं है, दूसरे
जो भी पेड़ पौधे, जो डाइवर्सिटी है, उसके बारे में भी हमें इसी प्रकार से आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन टाइगर, लायन, ये कुछ ऐसे प्रेडिटर्स हैं कि अगर उनकी पॉपुलेशन बढ़ रही है, इसका मतलब ये है कि पूरी इकोसिस्टम जो है वो अच्छी फल फूल रही है। फिर बात करें न्यूज़ आइटम्स के बारे में, तो प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो उन्होंने लॉन्च किया है ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन ऑनरिंग द ऑनेस्ट प्लेटफॉर्म। नितिन गडकरी साहब ने ये बताया है कि अच्छे रोड इंजीनियरिंग और पब्लिक अवेयरनेस से हम 50% जितने एक्सीडेंट्स को कम कर सकते हैं। हमारे देश में कुछ 1.5 लाख जितने लोगों की मृत्यु हर साल होती है बिकॉज ऑफ रोड एक्सीडेंट्स। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी गेट्स ए बूस्ट। गवर्नमेंट ने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स विदाउट प्री फिटेड बैटरीज को भी रजिस्ट्रेशन करने की परमिशन दे दी है। आसाम ने अरुणोदय स्कीम लॉन्च की है। 17,000 फैमिलीज़ को इससे फाइनेंशियल लाभ मिलेगा। जापान ने बांग्लादेश को $3.1 बिलियन का एक लोन पैकेज दिया है। फिर 74th इंडिपेंडेंस डे के सेलिब्रेशन की तैयारी जो है वो चल रही है रेड फोर्ट के ऊपर। गवर्नमेंट डिस्ट्रीब्यूट्स 3 करोड़ N95 मास्क। आयुष मिनिस्टर जो हैं श्रीपद नायक, उनको कोरोना वायरस हुआ है। एयर इंडिया ने मैड्रिड, मिलान, कोपेनहेगन, वियना और स्टॉकहोम में अपने फ्लाइट्स के ऑपरेशन को बंद कर दिए हैं। और रशिया और ब्राज़ील जो है वो मिलकर ये जो दवाई है स्पुतनिक 5 इसको बनाने वाले हैं। दैट्स एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।